So, hello everyone, and I welcome you all again to Walla 30 डिग्री। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे जो सोरियो महाशय हैं यानी जो फ्रेडरिक सोरियो हैं उनकी पेंटिंग के बारे में रहने वाला है। इनके पेंटिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले जो फ्रेडरिक सोरियो जी हैं, ठीक है, इन्होंने एक वर्ल्ड की कल्पना की, एक वर्ल्ड जो कि डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, और ये कब किया इन्होंने? 1848 में। उस समय ये करना एक तरीके से जुर्म था। जुर्म कैसे था? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर हम बताएं तो देखो, 1804 में नेपोलियन जी जो हैं ये बने किंग ऑफ फ्रांस, मोनार्क ऑफ फ्रांस। ठीक है, 1804 में बने, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। ठीक, बैटल ऑफ वाटरलू में ये हारे। फिर 1804 टू 1815 के बीच का जो टाइम था इसको हम लोग कहते हैं नेपोलियनिक एरा। फिर 1815 में वियना कांग्रेस होता है। ठीक है, वियना कांग्रेस का स्थापना होता है। अभी जो वियना कांग्रेस था, इसके आने की वजह से यूरोप में आ जाता है मेटरनिक एरा, यानी जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उनका टाइम आ जाता है। और ये चलता है 1815 से लेकर के 1848। अब मेटरनिक एरा जो था ये कंजर्वेटिव्स का एरा था। कंजर्वेटिव्स का एरा मतलब, कंजर्वेटिव सीधा सीधे हम उन व्यक्तियों को कह सकते हैं जो कि पुराने अवधारणा पर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने क्लॉथिंग का बात कर रहे हैं, क्लॉथिंग का बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में लगभग सारे ही लोग जो है, मान लो टी शर्ट और जीन्स पहनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो होंगे नए विचार के लोग हैं। पर जो कंजर्वेटिव्स होंगे वो क्या बोलेंगे कि भाई नहीं, हमें चलो खलता पैजामा या फिर धोती कुर्ता पहनना चाहिए। और ये एकदम अगेंस्ट होंगे इस विचार के कि चेंजेस आए सोसाइटी में। तो उन व्यक्तियों को जो कि चेंजेस नहीं चाहते उनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। तो मेटरनिक भी कंजर्वेटिव था, लेकिन वो धोती कुर्ता को लेकर के नहीं था, बल्कि वो शासन प्रणाली को लेकर के था। क्यों? क्योंकि फ्रांस में क्या हो रहा था और यूरोप में क्या हो रहा था, लोग नेशनलिस्ट बन रहे, लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, लोग नेशन का बात कर रहे थे। तो मेटरनिक क्या चाहता था कि नेशनलिस्ट से वापस हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ जाएं। इसलिए उसने जो भी लिबरलिज्म का बात करता, हाँ, जो भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इसके बारे में बात करता था, उसके सख्त विरोध था। कईयों को सजा दिया गया, कईयों को एग्जाइल दिया गया। पर उसी में से एक पेंटर है फ्रेडरिक सोरियो जी। इन्होंने एक ऐसे दुनिया की कल्पना करी, अगर हम बनाए फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग तो कुछ ऐसे करके होगा कि मान लो कि एक, जैसे कि मान लो यहाँ पर, ठीक है, एक रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है मान लो स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के आगे जो है पड़ा हुआ है बहुत सारा रिमेन्स। इसके आगे जो है बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना फ्लैग पकड़ कर रखे। बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना फ्लैग पकड़ कर, है ना? एकदम दूर तक गए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ जन निकल भी चुके हैं।
ऊपर से जो है हम यहाँ पेंटिंग नहीं बनाएंगे, नाम लिख देते हैं, जीसस क्राइस्ट और प्लस एंजल्स, ये जो है देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो भाई इस पेंटिंग को थोड़ा समझते हैं। अब पेंटिंग में क्या है कि भाई जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, इसको उस टाइम पे फीमेल फिगर के रूप में डिपिक्ट करा गया, क्योंकि लिबर्टी को फीमेल फिगर ही दिखाया जाता था उस टाइम पे 1848 के टाइम, ठीक है। और इनके हाथ में क्या है, बुक ऑफ राइट्स ऑफ मेन, और एक हाथ में है टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान का मशाल, और बुक ऑफ राइट्स ऑफ। अब बात क्या है कि देखो, इसमें जो है ये लोग जो है ना, ये कहाँ के हैं, यूरोप एंड अमेरिका के लोग। अब यूरोप और अमेरिका के लोग इसको मार्च कर रहे हैं। देखो रियल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बस उस टाइम के कंडीशन को दिखाने के लिए, मतलब पेंटर होता है ना, पेंटर पेंटर, मतलब इसके लिए कोट है, कोट हम बता दें, अ पेंटिंग पेंट्स 1000 वर्ड्स। तो बस वही बात है कि उस समय के कंडीशन को दिखाने के लिए क्या उतना लंबा चौड़ा लिखे भाई, सीधा सीधी पेंटिंग ही बना देते हैं। देखो कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि जो लिबर्टी है उसके आगे पेंटिंग में क्या दिखाया जा रहा है कि भाई एब्सोल्यूट, ये जो रिमेन्स है ना, ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के रिमेन्स है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के रिमेन है। और ये जो रिमेन्स है, ठीक है, ये जो रिमेन्स है, ये दिखा रहे हैं कि उस समय लिबर्टी के आगे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन बुरे तरीके से क्या हो चुका था, टूट चुका था। और अलग अलग देश के लोग जो है वो आकर के क्या कर रहे थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर होमेज देना और असल लाइफ में लिबर्टी लेना एक बात था। मतलब जैसे दो कंट्री यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे दिखाए गए हैं, पहला का नाम है स्विट्जरलैंड और दूसरा का नाम है यूएसए। तो स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। अब मजा का बात यह है कि 1848 में ये दोनों ही कंट्रीज नेशन बन चुके थे। सामने फ्रांस था और फिर जर्मनी था। अब फ्रांस जो है देश बनने के कगार पर था, जर्मनी ठीक उसके पीछे था। और फिर उसके पीछे पीछे और कंट्रीज, जैसे अगर हम नाम बोलना चाहें, अगर आप में सब रहे तो सुनो, नहीं तो स्किप कर देना कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया, हम्म, फिर लॉम्बार्डी, ये सब इटली का ही पार्ट है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और लॉम्बार्डी। फिर पोलैंड, ये सब पीछे पीछे है। अब देखो फिगर में क्या हो रहा है, ये आएंगे यहाँ पर होमेज ऑफर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रियल लाइफ में क्या होगा कि जो जो यहाँ पर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे वो नेशन स्टेट बनते जाएंगे, ठीक है। तो इतना मतलब ग्रेट विचार था इस व्यक्ति का। एक बारी अगर देशों के नाम देख लें तो थे भाई, ठीक है, कौन कौन, एक मिनट, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो एक बार क्विक रिव्यू, 1848, एक मिनट, हम्म, 1848, पेंटर का नाम क्या, फ्रेडरिक सोरियो। एक वर्ल्ड का इमेजिनेशन करते हैं, मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है।
और जैसा कि उस समय का कंडीशन था उसको ये पेंटिंग में दिखाते हैं भाई। क्या दिखाते हैं कि जो जने यूरोप और बाकी अमेरिका के जो जने हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, क्या भाई, होमेज। ठीक है, मतलब क्या कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में जो है, मान लो, वैसे तो यहाँ पर इमेज में यहाँ पे देखो, एक हाथ में मान लो मसाल है और एक हाथ में बुक है। तो जो जो कंट्रीज इनको कुछ ऑफर करके आगे बढ़ जा रहे हैं वो नेशन बन जा रहे हैं, और जो पीछे हैं वो नेशन बनने के कगार पर है। तो पेंटिंग दर्शाने का बस इतना ही मतलब था कि भाई नेशनलिज्म का भावना कैसे उदय हो रहा था। होपफुली आप पेंटिंग समझ पाए हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।